वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आपके लिए क्लास 12th का हाफ ईयरली पेपर लेके आए हैं। हाफ ईयरली पेपर आप जानते हैं ये जिला समान परीक्षा के अंतर्गत होते हैं। तो ये वाला जो पेपर है बच्चों, ये गंगानगर का पेपर है। एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हमारा पेपर सॉल्व करवा दीजिए, तो मैं आपके सामने पेपर सॉल्व करवा के लाई हूँ। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके क्वेश्चन मैंने देखे वास्तव में बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपकी ईयरली एग्जाम में भी ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे। तो 12th के बोर्ड एग्जाम की जो भी बच्चे इस साल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एग्जाम पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। अब जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इनको सॉल्व करेंगे। सिलेबस तो एक ही है ना बच्चों। एक चीज़ मैं और आपको रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा कॉपरेट करिएगा। कोशिश करूंगी अच्छे से अच्छे आपको एक्सप्लेन करने की। निम्न में से कौन सा ठोसों में से कौन सा उच्चतम गलनांक मतलब मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट कौन सा दर्शाता है? तो बच्चों इसका आंसर है आपका कोवेलेंट सॉलिड। क्योंकि कोवेलेंट सॉलिड में मैं आपको बता दूं डायमंड भी आता है, हीरा जो होता है वो इसी में आता है, और जो सबसे ज़्यादा गलनांक इसका होता है, इसलिए मैंने आंसर ये दिया। कौन सा जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की नहीं है? तो वो आंसर है बच्चों यहाँ पे आइसोट्रॉपिक समदैशिक। क्योंकि जो आइसोट्रॉपिक होते हैं बच्चों वो एक्रिस्टली ठोस होते हैं, बाकी विषमदैशिक या असमदैशिक बोल दीजिए, कठोरता सघनता इसी के हैं। नेक्स्ट है 5 ग्राम NaOH की आपको यहाँ पे बतानी है मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला जो है बच्चों वो अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से WA × 1000 अपॉन MA गुणा V होता है। तो W कितना दिया हुआ है 5 ग्राम, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन कितना है NaOH का 40 होता है, और अपने पास सॉरी एक सेकंड, हाँ V, और आयतन कितना दिया हुआ है 250 दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 25 चौक 100, 5 8 40, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 मतलब कितनी आ गई बच्चों 0.5। आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 0.5। ठीक है, इसका आंसर बता दिया मैंने आपको। ऊपर वाले का सॉरी आंसर क्या है अपना समदैशिक है। आगे देख लीजिए H2SO4 का 5 मोलर सॉल्यूशन 1 लीटर से 10 लीटर तक तनु किया गया तो विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? चलिए मैं इसको आपको इसको सॉल्व करके बता देती हूँ ये कैसे होगा। यहाँ से बच्चों देखिए बच्चों एक नया पेज मैंने ले लिया है। यहाँ से आपको दे रखा है कि यहाँ से जो मोलैरिटी है वो 5m है, ठीक है। आयतन जो है, चलो मैं इसको ऐसे कह देती हूँ कि M1 बराबर आपका कितना है 5m है, ठीक है। V1 कितना है आपका 1 लीटर है, और वो कह रहा है कि M2 अपने पास है नहीं, और V2 कह रहा है 10 लीटर तक तनु किया जाए तो इस विलयन की नॉर्मेलिटी क्या होगी? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? पहले आपको नई मोलरता निकालनी होगी M1 V1 बराबर M2 V2 रख के। तो 5 गुणा 1 बराबर M2 गुणा 10। तो M2 यहाँ से जब आप निकालेंगे तो 5 गुणा 1/10 कितनी आ जाने वाली है बच्चों 0.5। तो ये अपनी मोलरता, नई मोलरता कितनी आ गई बच्चों 0.5 आ गई। अब मोलरता को आपको नॉर्मलता में चेंज करना है तो उसका फॉर्मूला होता है सीधा नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा H आयन की संख्या इंटू H प्लस आयन। अब एक H जो H2SO4 है अपना, इसमें एक में कितने होते हैं 2 H प्लस आयन होते हैं। तो मोलरता 0.5 है तो H प्लस आयन कितने हैं यहाँ से 2, तो कितनी आ जाएगी बच्चों 1.0। तो नॉर्मलता इस सोल्यूशन की कितनी आ गई 1.0 आ जाएगी। तो देख लीजिए अपने 1.0 मतलब 1n इसके अंदर आंसर है। तो ये हो गया। निम्न में से कौन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती है? तो बच्चों अभिकारकों की प्रकृति बिल्कुल सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, बिल्कुल प्रभावित करेगी। टेम्परेचर से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सांद्रण, अगर क्रियाकारकों का सांद्रण ज्यादा होगा तो अभिकारक की वेग ज्यादा होगा, लेकिन मॉलिक्युलरिटी से कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा, एक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में वृद्धि कैसे करता है? मतलब कैटेलिस्ट से रासायनिक अभिक्रिया में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि वह एक्टिवेशन एनर्जी जो ये वाली चीज जो होती है अपने पास, ये वाली जो चीज निकालते हैं वो यहाँ से क्या हो जाती है कम हो जाती है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम हो जाती है, तो सक्रियण ऊर्जा में कमी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बच्चों यहाँ से, नेक्स्ट है बच्चों स्क्वायर प्लेनर ज्यामिति किसकी होगी? तो बच्चों मैं आपको आंसर सीधा बता देती हूँ। यहाँ से PtCl4-2 की होगी। क्यों होगी बच्चों? क्योंकि यहाँ से जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो यहाँ पर जो अपने पास जगह खाली बचेगी वो एक S, अपने पास D और sp2, इसमें जगह खाली बचेगी, मतलब डी कक्षक यहाँ से प्लेन बच जाएगी। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। सब में कौन सा रहेगा sp3 रहेगा, जिसकी वजह से चतुष्फलक की संरचना बनती है।
आगे देखिएगा कोबाल्ट की उपस्थिति। बच्चों ये वाला एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आंसर निकल जाता है ये वाला, क्योंकि प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसी की वजह से यहाँ पर इसकी ज्यामिति जो है वो चेंज हो जाती है और संकरण भी DsP2 हो जाता है। संकुल में कोबाल्ट की उपसैन संख्या कितनी है? तो बच्चों En द्वितंतुक लिगैंड है, तो 2 × 2 + 2, तो 2 दूनी 4 और 2 6, तो इसका आंसर इसका आ जाएगा 6। 2 मैथिल प्रोपिन की क्रिया HBr से कीजिएगा। तो बच्चों आसानी है क्वेश्चन तो अपना, ये देखो अपने पास ये 2 मैथिल प्रोपिन है और रिएक्शन इसकी HBr से करा दो। मार्कोनिकॉफ का रूल लगा दीजिए बच्चों, यहाँ से ये रूल लगेगा आपका मार्कोनिकॉफ का। तो H कहाँ जुड़ जाएगा बच्चों? इसके साथ जुड़ जाएगा, H वहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पर अपने पास इसके साथ आ जाएगा Br। तो आंसर आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ से, अब आप लगा लीजिए क्या बन गया ये अपना 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। देख लीजिए कौन सा आंसर, ये रहा 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। मैंने करा क्या केवल बच्चों यहाँ से, ये देखो ये वाला अपने पास क्वेश्चन था, आपने मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई किया यहाँ पे, तो H वहाँ जुड़ेगा द्विबंध से बंधित कार्बन में जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, और Br वहाँ जुड़ जाएगा, तो फिर ये हो गया अपना आंसर। आगे देखिए ROH की रिएक्शन HX से करा दीजिए। तो अल्कोहल की रिएक्शन जब HX से कराई जाएगी बच्चों तो क्या होगा? H2O बाहर निकलेगा। इसका मतलब H2O बाहर निकलने के बाद ये जो R बनता है इस पर R पर प्लस आवेश आएगा, और R का प्लस आने का मतलब है कार्बन पे प्लस, कार्बन प्लस आने का मतलब है कि ये कार्बन अगर तृतीयक कार्बोधनायन होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है बचाए 1 डिग्री के। तो इसका मतलब यहाँ अल्कोहल की क्रियाशीलता किसकी ज़्यादा होगी? तृतीयक वाले की ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा तृतीयक की, फिर द्वितीयक की, फिर प्राथमिक की। आगे देखिए क्वेश्चन अपना, AgBr में किस प्रकार का स्टाइकियोमेट्रिक दोष है? तो AgBr में बच्चों दोनों मिलते हैं, एक तो शॉटकी मिलता है और दूसरा मिलता है फ्रैंकल, तो दोनों ही दोष इसके अंदर पाए जाते हैं। अलवर का जो पेपर आया था उसमें भी क्वेश्चन था यही वाला सेम। मोल अंश क्या है बच्चों? तो मोल अंश के लिए अपने को कुछ नहीं करना, अगर हम कह देते हैं अगर हमें A अवयव के मोल निकालने हैं तो हमें मान लीजिए किसी के अंदर 3 अवयव हैं A B C, तो हम ऐसे लिखते हैं अवयव के मोल, एक अवयव के मोल आप ऐसे लिख सकते हो, एक अवयव के मोल बटा कुल मोल, यही क्या कहलाता है? मोल अंश कहलाता है अपना। कि मान लो A के निकाल रहे तो A के मोल बटा A + B + C के मोल, ठीक है। B के निकाल रहे तो B के मोल बटा कुल मोल। तो किसी भी अवयव का मोल का कुल मोल का जो अंश निकल के आता है वही मोल अंश है। अभिक्रिया की कोटि क्या कहलाती है बच्चों? तो अभिक्रिया की कोटि आप कह सकते हैं किसी भी अभिक्रिया वेग समीकरण में। देखो मैं आपका एक समीकरण लिख देती हूँ, R = K, A की पावर x, B की पावर y। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं किसी अभिक्रिया वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातांकों का योग कोटि कहलाती है। तो ये आंसर हो गया इसका। अंतराकोशीय यौगिक क्या है बच्चों? अंतराकाशीय यौगिक हम बता सकते हैं यहाँ पे कि किसी भी जालक के अंदर, कोई भी अपना क्रिस्टलीय जालक है, ये अपना क्रिस्टलीय जालक है, इसके अंदर जो अंतराकाश वाली जगह जो बचती है, ये जो खाली जगह बचती है, ये वाली जगह जो आपको दिख रही है, इसके अंदर अगर यौगिक आ जाते हैं, इसके अंदर तत्व आ जाते हैं, तो इनसे बना हुआ यौगिक ही अंतराकाशीय यौगिक कहलाता है। तो किसी क्रिस्टलीय जालक में बचे हुए खाली स्थान में जब कोई छोटे छोटे तत्व हाइड्रोजन नाइट्रोजन जैसे आते हैं तो बने हुए यौगिक अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं। बच्चों लैंथेनाइड संकुचन जो होता है, एक लाइन में अगर मैं कह दूं तो F ब्लॉक तत्वों के 14 F ब्लॉक के तत्व आ जाने की वजह से, 14 F ब्लॉक तत्वों के आ जाने की वजह से दुर्बल परिरक्षण पड़ता है, जिसकी वजह से आकार में क्रमागत कमी आती है, और उस आकार में क्रमागत कमी आने को कहीं क्या कहा जाता है? लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि 14 F ब्लॉक के तत्व आते हैं जिनका परिरक्षण दुर्बल होता है। दुर्बल परिरक्षण का मतलब क्या हो गया बच्चों? ये नाभिक है, यहाँ पर ये जो F ब्लॉक के तत्व होते हैं बीचों बीच में आते हैं और ये नाभिक को पूरी तरह से परिरक्षित नहीं कर पाते, तो यहाँ की वजह से नाभिक जो होता है वो बाहर के कोश को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, जिसके कारण आकार में कमी आती है। तो आकार में आई क्रमागत कमी को ही लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। क्रोमियम बच्चों आता है 24 पर, तो इसका होता है अपने पास आर्गन 3d5 4s1, ठीक है। आगे बच्चों ये 17वां क्वेश्चन जो दे रखा है आपका K3, ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये मुझे गड़बड़ लग रहा है यहाँ से, तो मैं इसको आपको नहीं कराऊंगी सॉल्व, क्योंकि यहाँ नीचे XO लिख रहा है, यहाँ CO लिख रहा है, तो थोड़ा गड़बड़ क्वेश्चन लग रहा है। होमोलैप्टिक हेट्रोलैप्टिक, इसको आप सीधे सीधे इससे एग्जाम्पल से सॉल्व कर सकते हैं कि यदि किसी भी यौगिक में समान लिगैंड होते हैं तो वो होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं, जबकि अगर ऐसा कुछ हो जाए CONH3 का होल 5 Br मैंने लिख दिया और ये Cl2 लिख दिया, तो अगर अलग अलग संकुल होते हैं, अलग अलग लिगैंड होते हैं, तो ये हेट्रोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है आपका ये होमोलैप्टिक का है, नीचे वाला एग्जाम्पल हेट्रोलैप्टिक का है,
ठीक है। जब अलग अलग होते हैं तब तो यह हेटेरोलैप्टिक कहलाता है, जब अगर एक जैसे होते हैं तो वो होमोलैप्टिक होता है। फिंक्लस्टाइन अभिक्रिया देखते हैं बच्चों, क्या है अपने पास, फिंक्लस्टाइन अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण बताइए। फिंक्लस्टाइन बच्चों बहुत आसान है कि RX की अभिक्रिया अगर आप NaI से कर देते हैं एसीटोन की उपस्थिति में, तो यहाँ एल्किल आयोडाइड प्राप्त होते हैं, जहां पर X का मतलब Cl या Br होता है, ठीक है। तो RCl की अभिक्रिया कर दीजिए या RBr की कर दीजिए। टिल्डेन अभिकर्मक, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NOCl होता है टिल्डेन अभिकर्मक, जिसको हम नाइट्रोसिल क्लोराइड भी कहते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड। अगर एमीन की रिएक्शन नाइट्रोसिल क्लोराइड से करा दी जाती है, RNH2 की रिएक्शन अगर NOCl से करा दी जाती है, तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ये इसकी रिएक्शन है, और ये नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl टिल्डेन अभिकर्मक है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में कोई दो अंतर बताइए। तो कोई सा भी देख सकते हैं आप। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस वो आभासी ठोस है। जैसे एग्जाम्पल है क्रिस्टलीय ठोस का, कांच ले लीजिए, पॉलीथीन ले लीजिए। गलनांक जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस का तीक्ष्ण होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोस की और परिभाषा में शीतलन वक्र जो होता है वो इसका असतत होता है, जबकि इनका कैसा होता है, सतत होता है। तो मैंने काफी अंतर बता दिया आपको। 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। बच्चों मोललता का सूत्र मैं आपको बता देती हूँ। चलिए यहाँ से एक नया पेज ले लेते हैं हम। यहाँ से 2.5 ग्राम दे रखा है, 75 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से एसिटिक अम्ल जो दे रखा है आपका, ये 2.5 ग्राम दे रखा है, और जो आपका बेंजीन दे रखा है इसमें घोला गया है, ये आपका दे रखा है आपका 75 ग्राम। इसमें बताना है आपको। और मोललता का फॉर्मूला होता है आपका स्मॉल m बराबर WA गुणा 1000 अपॉन MA गुणा WB, जिसमें WA जो है विलेय का भार है, वो कितना है, 2.5 ग्राम है, इंटू 1000 है, अपॉन MA लिखेंगे, और WB कितना अपना 75 ग्राम है। इसमें मैं आपको बता दूं बच्चों, मेरे हिसाब से कि जब बेंजीन के अंदर एसिटिक अम्ल को घोला गया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बच्चों इसका अणुभार हो जाता है दुगना। तो मेरे हिसाब से MA का जो वैल्यू आएगी एसिटिक अम्ल की, वैसे तो आनी चाहिए 60। आप जोड़ के देख लीजिए, 2 कार्बन है तो 12, मतलब 12, H का 3, फिर से 12, प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूनी 32, प्लस H का 1 हो गया, तो 12 दूनी 24, 25 26 27, 27 और ये 28, 28 और 32 कितना हो गया, 60 आ जाएगा बच्चों, है ना। तो 60 आना चाहिए था, लेकिन बेंजीन के साथ डबल हो जाता है, तो ये 120 आना चाहिए, ठीक। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से देखिए पॉइंट हट गया अपना, ये यहाँ से कट गया, 25 दिया, 75 हो गया, तो ये कितना हो गया, 100 अपॉन 120 गुणा 3 हो गया अपना, है ना। 25 का 25, 25 से 75, और काट लीजिए इसको, 2 पंजे 10, 2 छिकी 12, तो 5/18, तो ये आ गया अपना 5/18। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वही इसका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। चलिए इसको हटा देते हैं अपना, आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 3/4 भाग पूर्ण होने में लगने वाले समय का अर्धायु का दुगना होता है, इसे सिद्ध कीजिए। तो मैं आपको हिंट दे दूं कैसे करना है इसको सॉल्व। चलिए, एक प्रथम कोटि, आपको वैसे सॉल्व क्या करना है, यहाँ पे 75% हो गया 3/4, और अर्धायु हो गया T 50%। ये दोनों का जो समय होता है वो 2 गुना होता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, है ना। यहाँ से देखो कैसे करेंगे, यहाँ से सॉल्व, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको कि T 75% अपॉन T 50% लगभग कितना होता है बच्चों, 2 गुना होता है। अब T 75% निकालने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ से वो देखते हैं अपन, यहाँ से तो K बराबर 2.303, एक सेकेंड, 303 T log R0 अपॉन R, तो ये कितना हो गया 2.303। T का तो अपने को पास यहाँ से T 75% निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे रख दीजिए K, ठीक है। और 75% निकाल रहे हैं तो 100, 75% का कितना लिख देंगे बच्चों यहाँ पे अपन, एक सेकंड बच्चों, यहाँ से बच्चों एक बार दोबारा देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस अंडरस्टैंड कर दिया समझने में, कि T 75% अपॉन T कितना रह रहा है अपना 50%, इसको अपने को 2 के बराबर सॉल्व करके लाना है, ठीक है। अब कैसे होगा, यहाँ पे T 75% की अगर बात करें तो बच्चों यहाँ पे अपन लिख सकते हैं T 75% बराबर 2.303 अपॉन के लॉग, और ये हो गया अपना R0 अपॉन R,
ठीक है। तो 2.303 अपॉन के लॉग आर नोट कितना हो गया 100, और बची हुई मात्रा अगर टी 75% खत्म होने में कह रहा है तो बची हुई कितनी हो रही है 25%, तो ये लॉग कितना जाएगा 100/25 हो जाएगा यहाँ से बच्चों। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे अपन। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौक कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसका मतलब 2.303 अपॉन के लॉग 4 की वैल्यू होती है बच्चों 0.6020, ठीक है। तो ये हो गया अपना 75%, तो ये वाली चीज़ हो गई अपने पास। अब टी 50% को आप निकाल लेते हो तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ से, क्योंकि आप सब इंटेलिजेंट तो है ही, ऐसी बात तो है नहीं। तो लॉग आर नोट की वजह आर आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 50, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब लॉग, अब मैं ऐसा लिख दूँ इसको लॉग 2 ही लिख दूँ इसको। अब लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, लॉग 2 की वैल्यू होती है 2.303/k और ये होती है 0.3010। तो ये अपना आ गया, सॉल्व हो गया। अब देखिए अपना ये समीकरण 1 मान लीजिए और ये 2 मान लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। टी 75% अपॉन टी 50% कितना आ गया 2.303 के गुणा 0.6020 बटा 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010। इससे अपना डिवाइड हो गया। इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और यही तो अपने को सॉल्व करके लाना था कि 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना बच्चों सॉल्व। आप चाहे तो वीडियो को बैक करके इसको उतार सकते हैं, ठीक। ये मैंने आपका सॉल्व कर दिया। प्रूव दैट, चलो हो गया। CH3OC2H5 इसका IUPAC से समीकरण दीजिए। तो बच्चों बहुत आसान है, इसका नाम है अपना मिथॉक्सी एथेन, क्योंकि ये वाला तो अपना मेन श्रृंखला हो गई, ये इसका प्रतिस्थापी हो गया, तो नाम इसका हो जाएगा बच्चों मेथॉक्सी एथेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बच्चों, कॉल्बे-श्मिट रिएक्शन क्या होती है। बच्चों कॉल्बे-श्मिट रिएक्शन यहाँ से देख लीजिए आप, वैसे आप बुक से भी देख सकते हो कि एफिनॉल की रिएक्शन अगर NaOH से कराई जाती है तो यहाँ पर बनता है अपना सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर इसकी रिएक्शन जब CO2 से करा देते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बच्चों, CO2 से कराने के बाद बचता है यहाँ पर अपना सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। अब सैलिसिलिक अम्ल बनता कैसे है वो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये CO2 जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है, ये माइनस आता है, ये प्लस आता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, इस तरह से इसको जोड़ दिया जाता है। जब इसको जोड़ देते हैं अपन यहाँ पे तो कुछ रीअरेंजमेंट होता है यहाँ से, ये O तो माइनस है और ये वाला प्लस वाला भाग जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। जब इसका प्लस वाला भाग इसके साथ जुड़ता है बच्चों तो ये देखिए ये माइनस है और ये वाला प्लस है, तो यहाँ से इस तरह से जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O और ये O और ये Na। फिर क्या होता है, ये जो H होता है वो तो चला जाता है यहाँ, और ये CONA जो होता है वो आ जाता है यहाँ, जिस वजह से क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ से यहाँ तो ये OH रखा रह जाता है और ये CONA हो जाता है, यहाँ से फिर ये टूट जाता है ये H और OH में, और ये बन जाता है अपना सैलिसिलिक अम्ल HCOOH। आप चाहें तो जैसे आपके टीचर ने करा के वैसे कर सकते हैं, मेरा करने का तरीका जो था वो मैंने कर दिया। आंतरिक संक्रमण तत्व कौन से होते हैं बच्चों, वो होते हैं अपने F ब्लॉक। ये भी अलवर के पेपर में पूछा गया था कि आंतरिक संक्रमण तत्व कौन से हैं, तो बच्चों F ब्लॉक के हैं, इंपॉर्टेंट है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, चलिए मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ F ब्लॉक का क्या है। F ब्लॉक को याद रखने के लिए बच्चों आप एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा कि इसको ऐसे लिखना होता है N-2F, एक और कम कर दीजिए N-1D और एक लिख दीजिए NS, तो ये 1 2 हो गया, ये 0 से 1 हो गया और ये हो गया 1 से 14। यही होगा इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पेपर बच्चों थोड़ा सा बड़ा है और वीडियो हो चुकी है आपकी 18.5 मिनट की। अगर आप चाहें कि आपको लगता है कि हमें 26, 27, 28 क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक का आप ये वाला पेपर जो है क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, मैसेज करके बताइएगा इसका पार्ट 2 आपको चाहिए या फिर नहीं। आपका मॉडल पेपर का भी मैंने केवल पार्ट 1 ही आपके लिए बनाया है, पार्ट 2 मैं आपको पब्लिश कर दूंगी आज या कल में। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए बताइएगा कि पार्ट 2 पब्लिश करना है या फिर नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।